जब तलाक लेने के बाद बहू अपना सामान लेने के लिए ससुराल पहुंची, वहां पहुंचते ही उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर तो 55 वर्षीय कोमल जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ कोमल, कोई परेशानी है क्या? तो कोमल जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। कोमल जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसी ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था, हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे। आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अपने पिता की बात सुनते ही कोमल जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें रोहन के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब कोमल जी का अपने पति सुशांत जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा रोहन 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से रोहन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से कोमल जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोहन ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। कोमल जी और सुशांत जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब कोमल जी रोहन के घर पहुंची और रोहन ने दरवाज़ा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो रोहन जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज़ भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप और नैना मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। ये बात सुनते ही रोहन का कलेजा धक से रह गया। तभी कोमल जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि रोहन हम लोग एक नदी के दो किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद नैना ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। ज़िंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता, काश मैं उस दिन उसे छोड़कर और ऑफिस ही न जाता। कैसे भी करके उसे मना लेता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। कोमल जी रोहन की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा अभी देर नहीं हुई है, एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और ये बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर रोहन कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले रोहन ने नैना से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और रोहन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कोमल जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ कुछ देर में नैना यहाँ पहुँचती होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नैना की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे जिन्हें रोहन ने नैना की यादों के तौर पर सहज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि उस अनुशासन में नैना का दम घुटने लगा कि मैं अपने आप को उसके अनुसार न ढाल पाया। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और नैना एक साथ होते। उधर रोहन के घर की तरफ आते हुए
नैना के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद ज़िंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई रोहन। अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नैना को अतीत में ले जाने लगा। रोहन और नैना कॉलेज में एक साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो नैना का ध्यान कभी रोहन की ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोहन ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। रोहन का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। कॉलेज का दिन आखिरी दिन था। नैना रोहन के पास आई और बोली, रोहन, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नैना के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। रोहन के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन नैना के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर नैना भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो रोहन से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार नैना के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी रोहन को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज के पास करने के 2 साल बाद नैना और रोहन की शादी हो गई। नैना अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद नैना ने रोहन के घर में पहला कदम रखा था तो रोहन ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फ़ोटो फ्रेम में लगाकर घर लेकर आया था। जब नैना ने ये सब देखा तो हैरानी से बोल उठी, अरे ये मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ नैना, ये तुम्हारे पद चिन्ह हैं, लेकिन ये फ़ोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? नैना ने पूछा तो रोहन बोला, नैना, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। रोहन के ये विचार जानकर नैना हैरान रह गई थी। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे रोहन सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा दिया करता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके नैना को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात नैना जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए रोहन ने कहा, लेकिन नैना तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर रोहन ने कहा, उठो नैना, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए, सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी नैना बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड, लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ नैना जी, सारे काम हो चुके हैं, योग प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो नैना बोली, अरे रोहन, तुम क्यों सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती, तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो रोहन बोला, अरे नैना, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर भी सभी कार्य हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति, ये प्रकृति कौन है? नैना ने बहुत चढ़ाते हुए पूछा। तो रोहन बोला, अरे नैना जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर, जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है, इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी ये सब काम करने में मेरा बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तुम्हारा फ़ायदा कैसे है? नैना ने उत्सुकता से पूछा। तो रोहन बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज़ की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फ़ायदा हो गया। और फिर अगर हम अपने श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, तो ये बात है? नैना मुस्कुराते हुए बोली। तो रोहन ने कहा, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। तो नैना ने कहा, तुम्हारा भी तो है क्या? क्या मतलब?
ये घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं नैना जी, सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर, और हम दोनों से ही ये घर घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में रखा ही क्या है। और श्रीमती जी, जब ये घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर ये कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और नैना, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोहन बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। ओह रोहन, अब ये मुस्कान कौन है? आपकी ये प्यारी सी स्माइल। कहते हुए रोहन ने नैना को गले से लगा लिया। फिर नैना बोली, अच्छा रोहन, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को नैना के घर से उसके मम्मी पापा आए तो रोहन की आवभगत देखकर तो वह उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे। लेकिन एक दिन जब रोहन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो नैना उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण रोहन सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नैना, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फ़ोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फ़ोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी नैना चिढ़ते हुए बोली, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, मुझे समझ नहीं आता रोहन, मेरे फ़ोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फ़ोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपने आप को देखो, आज के ज़माने में भी तुम हज़ारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ़ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, और वह भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हो। सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन रोहन, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग ज़िंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी ज़िंदगी से। तो फिर रोहन बोला, लेकिन नैना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर नैना भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए नैना तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन ये बात सुनकर रोहन जड़त रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर नैना बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, रोहन मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वो दोनों फिर से सामान होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले रोहन ने अपनी पत्नी नैना से कहा, नैना, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो नैना उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? रोहन प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। ये सुनकर नैना बहुत खुश हो गई। तो रोहन ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेके और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। ये बात सुनते ही नैना की हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से से वह बोली, कब तक रोहन, आखिर ये सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट है।
अरे इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अरे एक ही तो ज़िंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं, एडवांस हैं, और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, ये सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो रोहन, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस एक साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और न जाने कितने ही मौक़ों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती रहती है। कितने खुश दिखते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वो। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी ज़िंदगी जी रही हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। ज़मीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाएं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लोग वही हजारों साल पीछे। खास मौक़ों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। नैना के मुँह से ये सब बातें सुनकर रोहन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वो कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह नैना के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नैना कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो तो मुझसे रहा नहीं गया। तो शायद मेरे मुँह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो नैना, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो और अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा नैना, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास, और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नज़र आते हैं, वो लोग उन तस्वीरों में जो भी वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नैना, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी ज़िंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते नैना, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, ये तो गलत है। आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसीलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलते हैं। और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई नैना चाहिए। उस समय तो रोहन ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नैना अपना बैग पैक कर रही थी, उसे देखते ही रोहन बोला, नैना कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी नैना बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। नैना की ये बात सुनकर रोहन हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नैना तुम ही तो कहती हो कि एक ही ज़िंदगी है, फिर ये भी तो सोचो कि क्या ये ज़िंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली?
हम प्यार से समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना। देखो नैना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी रोहन की बात को काटते हुए नैना बोली, बस कुछ नहीं समझना है मुझे, अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही नैना अपना बैग उठाने लगी तो रोहन बोला, ठीक है नैना, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी ज़िंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो नैना ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की ज़िंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है। यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए नैना ने रोहन का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई नैना अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब रोहन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नैना ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था नैना और रोहन का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजने पर कोमल जी ने दरवाज़ा खोला तो नैना ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो नैना हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय नैना का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ, बुझे मन से नैना ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी नैना की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों नैना, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी जिसके लिए तुमने अपने रोहन को छोड़ दिया था। फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे रोहन ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवा कर दीवार पर लगाया था। फिर उसको दिखाई दी अपनी और रोहन की वह तस्वीर जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही हो, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। सहसा उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने रोहन खड़ा था। नैना के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही रोहन मन ही मन उससे बोला, नैना, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीज़ें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना ज़रूरी था ये कागज का टुकड़ा। फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान दिखाता हुआ रोहन बोला, कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। नैना ने पूछा तो रोहन अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में नैना के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फ़ोन कॉल सुनते ही नैना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए नैना रोने लगी। नैना के रोने की आवाज़ सुनकर कोमल जी भी अपने कमरे में बाहर आई। उधर रोहन भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो नैना ने रोते हुए कहा, रोहन, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की, इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना ही होगा। कहते हुए जैसे ही नैना बाहर जाने लगी तभी रोहन बोला, रुको नैना, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नैना रोहन के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया, और ये सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा। तो शोभा बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे ये कदम उठाने को। ये सुनते ही नैना आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना। तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं। सारी सच्चाई जानकर नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और रोहन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया। थोड़ी देर बाद नैना और रोहन अस्पताल से बाहर आए तो रोहन ने पूछा, कहाँ जाना है। नैना, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो नैना बोली, नहीं रोहन, तुम्हारे घर चलते हैं, एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर नैना के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था रोहन कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नज़र आते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वह असल ज़िंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही ज़िंदगी जिएं, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब रोहन ने रेड लाइट का पर स्कूटर रोका तो नैना ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था।
पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए नैना सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल बैठती है। कभी मैं भी तो रोहन के साथ ऐसी सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो रोहन बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो नैना। और जैसे ही रोहन कोमल जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नैना बोली, रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन ने नैना की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर रोहन सहसा बोला, तुम ठीक तो हो ना नैना? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो। रोहन ने पूछा, लेकिन नैना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुनसी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहन ने कहा, नैना एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? ये कहते कहते रोहन की आवाज़ कांपने लगी तो नैना रुंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सके। लेकिन इस सब में गलती तो थी जो उन्हें वह मौका दिया। रोहन, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डाइवोर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस ज़माने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का ही टाइम नहीं मिलता है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन रोहन, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए नैना फफक कर रो पड़ी और फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन रोहन तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना? एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो रोहन बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते रोहन की आंखें भर आई तो नैना रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन, क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अब भी तुम्हारी ही है नैना। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ नैना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये देखकर नैना के मुंह से तो जैसे शब्द ही उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी नैना के फ़ोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और रोहन के घर। और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नैना ने फ़ोन काट दिया। उसका सिर रोहन के सीने से सट गया। रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। भावना के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन और नैना को पता चला कि कोमल जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रोहन ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कोमल जी का फ़ोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? आप हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ें। बेटा, यूँ तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।